बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टैट। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के यूनिट में आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट रेशोज, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। मोमेंट्स हम इससे पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। हमने डिफ़ाइन की हैं पॉपुलेशन मोमेंट्स, सैम्पल मोमेंट्स, मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन, जिन्हें हम रॉ मोमेंट्स और मीन मोमेंट्स बोलते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज उन्हीं मोमेंट्स की बेस पर हम डिफ़ाइन करेंगे मोमेंट रेशोज़ को। तो हाउ डू वी डिफ़ाइन मोमेंट रेशोज़? The ratios in which both the numerators and denominators are moments are called moment ratios. The ratios in which both numerator and denominator, रेशो तो आपको पता है कि इट इज़ अ क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटीज़। एक क्वांटिटी न्यूमरेटर में होती है और दूसरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है। अगर न्यूमरेटर में भी एक मोमेंट हो और डिनोमिनेटर में भी मोमेंट हो तो ऐसी क्वांटिटी को हम मोमेंट या ऐसी रेशो को हम मोमेंट रेशो बोलते हैं। मोमेंट रेशोज़ लोगों ने डिफ़ाइन किए हैं डिफरेंट, और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई? मोमेंट जो है इट्सेल्फ, मोमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मोमेंट से जब हम उनकी रेशोज़ निकालते हैं तो फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफ़ाइन करने में हेल्प आउट करती हैं मोमेंट्स। तो जो मोस्ट कॉमन मोमेंट रेशोज़ हैं वो ये दो हैं। एक को कहा जाता है बीटा 1, दूसरे को कहा जाता है बीटा 2। बीटा 1 इज़ द रेशो ऑफ दीज टू मोमेंट्स। थर्ड मोमेंट मीन मोमेंट है। देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइम डला हुआ हो, डैश डली हुई हो तो वो रॉ मोमेंट होती है, और अगर सिर्फ म्यू हो तो पॉपुलेशन मीन मोमेंट होगी। थर्ड मीन मोमेंट का स्क्वायर और सेकंड मीन मोमेंट का क्यूब। इसी तरह बीटा 2 डिफाइन की जाती है फोर्थ मीन मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मीन मोमेंट का स्क्वायर। तो ये दो मोमेंट रेशोज़ हैं। इनकी बेस पर हम अगले टॉपिक्स डिफाइन करेंगे, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। अच्छा, बीटा 1 और बीटा 2 तो ज़ाहिर है ग्रीक सिंबल्स हैं। तो ग्रीक सिंबल जैसे म्यू हो गया, सिग्मा हो गया, ये पॉपुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपके पास डेटा सैंपल का हो, आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना, तो वहाँ पे हमने सैंपल मोमेंट्स निकाली थी। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सैंपल मोमेंट्स के लिए जो फार्मूला है उसमें जस्ट ग्रीक लेटर्स को लैटिन लेटर्स से रिप्लेस कर लें। बीटा की बजाय B1 हो जाएगा, इसकी म्यू3 की बजाय M3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M2 क्यूब। ये मोमेंट रेशो हो जाएगी सैंपल के लिए। और बीटा 2 के पैरेलल सैंपल मोमेंट रेशो होगी M4, और म्यू 2 की बजाय सेकंड मोमेंट, सैंपल मोमेंट, और इसका स्क्वायर। तो ये पॉपुलेशन मोमेंट रेशोज़ हैं और ये सैंपल मोमेंट रेशोज़ हैं। अब एक बात नोट करने की इसमें है कि जो फार्मूले हमने किए थे मोमेंट्स के, उसमें हमने ऐसे किया था, जैसे M1 था, चलो M2 से स्टार्ट लेते हैं। वो था 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। M3 था 1/n समेशन xi माइनस x बार होल क्यूब। और M4 था 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 4। अब इसमें एक बात नोट करें कि जो यूनिट्स होते हैं, ज़ाहिर है आप मेजरमेंट्स करते हैं, एक्स वेरिएबल है, ये टेम्परेचर हो सकता है, ये लेंथ हो सकती है, ये प्रेशर हो सकता है, ये वेट हो सकता है। सपोज़ ये वेट है और किलोग्राम्स में है तो मीन भी किलोग्राम में आएगा। तो किलोग्राम्स में से किलोग्राम्स माइनस करेंगे और स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो अल्टीमेटली क्वांटिटी आएगी वो स्क्वायर्ड किलोग्राम्स में आएगी। अगर लेंथ है मीटर में है तो स्क्वायर मीटर्स में आ जाएगी। ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो सेकंड मोमेंट है वो हमेशा स्क्वायर्ड यूनिट में आएगी। यहाँ पे क्या होगा, वही क्वांटिटी क्यूब हो जाएगी तो क्यूब यूनिट्स में आएगी, मीटर का क्यूब हो जाएगा। और जब आप फोर्थ मोमेंट निकालेंगे तो ये जो पावर 4 है इसकी यूनिट भी साथ रेज हो जाएगी, इतनी 4।
अब मोमेंट रेशोज़ की ब्यूटी क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो M3 है, M3 कौन से यूनिट्स में है, क्यूब यूनिट्स में है। M3 का स्क्वायर करेंगे तो अगर सपोज चलो M उधर भी है, यहाँ पे मैं कोई और वो कर लेता हूँ, ग्राम कर लेता हूँ या किलोग्राम कर लेता हूँ, स्क्वायर किलोग्राम क्यूब्ड इन रेज़ टू द पावर। तो जब ये क्यूब यूनिट में आएगा किलोग्राम, ऊपर स्क्वायर है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 × 2 हो जाएगा 6। नीचे M2 जो है वो स्क्वायर्ड किलोग्राम्स में है, स्क्वायर्ड में है, पावर उसकी 2 है और यहाँ पे 3 है तो ये 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये यूनिट लेस क्वांटिटी मिलेगी आपको। जो भी वैल्यू मिलेगी वो जस्ट नंबर होगा, साथ यूनिट नहीं होगा। अब मोमेंट्स में तो ये मसला है कि एक मोमेंट स्क्वायर्ड यूनिट्स में आ रही है, दूसरी क्यूब यूनिट्स में आ रही है, तीसरी 4 पावर के साथ आ रही है, तो फिर कंपैरिजन या इनको मिला के स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो हम मोमेंट रेशोज़ डिफ़ाइन भी इसीलिए करते हैं कि रेशोज़ हैं यहाँ पे, ये यूनिट लेस क्वांटिटीज़ हैं, प्योर नंबर्स हैं, इस वजह से कंपैरिजन्स इजी होते हैं। दो डेटा सेट्स को भी आप मोमेंट रेशोज़ की बेस पे कंपेयर कर सकते हैं। ये अब इन टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि ये मोमेंट रेशोज़ हमें बताती क्या हैं। तो डिफ़ाइन किया हमने मोमेंट रेशोज़ को, डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। फिर ये जो 2 मोमेंट रेशोज़ पॉपुलेशन के लिए और सैम्पल के लिए डिफ़ाइन की, इसको भी आप देख लें। फोर्थ जो है वो ये जो भी यूनिट है उसकी 4th पावर आएगी। M2 स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 4, फिर यहाँ भी यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक प्योर नंबर आएगा। तो इसका मतलब कि जो मोमेंट रेशोज़ होती हैं ये प्योर नंबर्स होते हैं और रिलेटिव होते हैं, इनके साथ यूनिट्स नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि ये स्क्यूनेस क्या चीज़ है और मोमेंट रेशोज़ का स्क्यूनेस के अंदर क्या काम है। इसी तरह कर्टोसिस क्या है और मोमेंट रेशोज़ का कर्टोसिस में क्या काम है। जी, तो स्क्यूनेस को हम डिफ़ाइन करते हैं कि अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मीन हैव इक्वल फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, इस बात का क्या मतलब, अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वैल्यूज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मीन हैव इक्वल फ्रीक्वेंसीज। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक डेटा सेट है, सपोज आपने स्टूडेंट्स हैं, कोई 50-100 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट्स मेजर किए हैं, तो जो वेट्स होंगे उनके आप ग्रुप्स बना लेंगे, जैसे 20 से 30 kg, 21 से 30 kg, 31 से 40 kg, 41 से 50 kg, 51 से 60 kg, 61 से 70 kg, 71 से 80 kg। लेट्स से कि 80 kg तक ही और 21 से 80 kg तक ही वेट्स हैं। अब मैं आपको 2-3 सिनेरियो से ये वाली बात समझाता हूँ कि अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मीन हैव इक्वल फ्रीक्वेंसीज। अब तादाद देखते हैं। लेट्स से आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 21 और 30 के दरमियान में 2 स्टूडेंट्स हैं, 71 और 80 के दरमियान में, चले मैं इधर कर लेता हूँ, 5 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ भी 5 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 20 हैं और इस ग्रुप में भी 20 आगे, और यहाँ पर 25 और 25 आगे। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो यूँ हों, यहाँ 5 हैं, फिर 10 हैं, फिर 15 हैं, फिर 20 हैं, तो ये बन गए 50 और 25 और 25 यूँ है। और ये उल्टा भी हो सकता है कि शुरू में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हों, 25, 25, 20, 15, 10 एंड 5। अब ये 2-3 सिनेरियोज आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं। इसमें हर सिचुएशन में 100 स्टूडेंट्स ही बनते हैं, लेकिन जो आपने डेटा सेट को की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, तो उसमें फ्रीक्वेंसीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, अ डिस्ट्रीब्यूशन
in which the values equidistant from mean have equal frequencies. तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है कि आपकी फ्रीक्वेंसीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर दीज इंटरवल्स। तो अब आए डेफिनेशन की तरफ, अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीन। अब मीन ऑब्वियसली जब आप मीन एवरेज निकालेंगे तो कहीं सेंटर में आएगा, मीडियन भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, जो भी सेंट्रल वैल्यू है। अगर आप देखें तो यहाँ सेंटर के फ्रॉम बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, इस चीज़ को अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ से बड़ा आसानी से समझ आ सकता है। देखें फ्रीक्वेंसी 5 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 25 है, फिर 25 है, फिर 20 है और फिर 5 है। तो अगर आप हिस्टोग्राम बनाते हैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो इस तरह से बनती है। अब एवरेज आ गई, सेंटर आ गया यहाँ पे, इसके दोनों तरफ शेप एक जैसी है। इसका मतलब ये है कि सेंटर से दोनों तरफ जो इक्वी डिस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज दोनों तरफ, इधर 25 है, यहाँ भी 25 है, 20 है, 20 है, 5 है, 5 है। अगर ऐसा नहीं है अच्छा, इसको बोलते हैं सिमेट्री, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो कर्व है या जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक है। और स्क्यूनेस क्या है? एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। अगर ये शेप डिस्टर्ब हो जाए, ऐसी ना हो कि सेंटर पे फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम और दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी हैं, सिमेट्रिकल ना हो अगर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाए तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्क्यूनेस। आई डिफाइन दिस स्क्यूनेस अगेन, एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। सिमेट्री से कोई भी डिपार्चर होगा उसको स्क्यूनेस। अब इन दोनों में आप देख लें, अगर आप इसकी हिस्टोग्राम बनाएंगे तो शुरू में फ्रीक्वेंसी है 5, आप ग्राफिंग करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये हिस्टोग्राम बनती कैसे। अगर आप स्केल ले लें, यहाँ 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है और फिर 25। अब इस शेप को उस शेप के साथ कंपेयर करें, इसका जो सेंटर आता है, अगर आप इस लाइन को यहाँ तक कर लें तो सेंटर अबाउट दिस प्लेस यहाँ पे आता है। अब इस तरफ जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं और उस तरफ फ्रीक्वेंसीज एक जैसी नहीं है, इसका मतलब वो सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई। इसी तरह अगर आप इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करें तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यही फ्रीक्वेंसीज इधर आ जाएंगी तो ये शेप यूँ बनती है, और जो उससे बनेगी उसमें शुरू में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हैं और आखिर में कम है, तो इसकी शेप कुछ यूँ बनेगी। तो जब आप हिस्टोग्राम के ऊपर ये कर्व बनाते हैं, ये कर्व, तो इसकी दो टेल्स बनती हैं, एक ये राइट टेल है, दूसरी लेफ्ट टेल है। अगर ये दोनों टेल्स एक जैसी हैं, सिमिलर हैं टेल्स, तो हम कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर राइट वाली टेल लंबी है और लेफ्ट वाली टेल छोटी है, और या फिर लेफ्ट वाली टेल लंबी है, इज लॉन्गर देन राइट टेल, तो हम कहते हैं कि इन दोनों केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगी? स्क्यूड होगी। इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम स्क्यूड की। अच्छा, अब डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई कि सिमेट्री क्या है और उसका डिपार्चर जो है उसको स्क्यूनेस बोलते हैं। डेफिनेशन में अगर आप सिर्फ स्क्यूनेस को डिफाइन करते हैं तो आप करेंगे कि एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। ये सारी बात आपकी समझ के लिए की है मैंने। अच्छा, अब आप यहाँ ग्राफ तो आप बना लेते हैं, आप ग्राफ से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है या इस तरह की है, ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेट से अगर आपसे कहा जाए कि आप मेयर कंप्यूट करें, कोई ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूट करें जिससे हमें सिमेट्री का अंदाज़ा हो जाए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है या स्क्यूड है, तो ये जानने के लिए हम जो मेयर कंप्यूट करेंगे
जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूट करेंगे उसमें दो प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि द मेजर ऑफ स्क्यूनेस शुड बी ज़ीरो व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, कि वो डिफाइन ही ऐसे की जाए कि अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, ज़ीरो आ जाए। और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए कि मेजर शुड बी अ प्योर नंबर। जैसे यहाँ मोमेंट रेशोज़ को अभी आपको मैंने बताया था कि ये प्योर नंबर्स होते हैं, ये यूनिट लेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इसी तरह मेजर ऑफ स्क्यूनेस के लिए भी ये है कि वो एक प्योर नंबर होना चाहिए ताकि दो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में मेजर किए गए डेटा सेट्स को डायरेक्टली कंपेयर किया जा सके। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अभी हम टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस की तरफ जाते हैं। देखें, यहीं पे आपको पता चल जाता है कि अगर सिमेट्रिक नहीं है तो या फिर इस तरह की होगी या इस तरह की होगी। तो ग्राफ या तो यूं होगा, इस ग्राफ को बोलते हैं बेल शेप्ड ग्राफ। बेल शेप्ड कर्व, घंटी की तरह की, और इसका जो हम्प होता है, इसकी जो पीक होती है वो सेंटर पे होती है और दोनों तरफ शेप इसकी मिरर इमेजेस होती हैं, दोनों तरफ एक जैसी होती हैं। और जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये केस है, इसमें दोनों टेल्स बराबर नहीं हैं, एक टेल इज़ लॉन्गर देन ये, जैसे यहाँ पे कोई लेफ्ट टेल इज़ लॉन्गर देन राइट टेल। इसी तरह तीसरा केस कि ऐसी हो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें राइट टेल इज लॉन्गर देन लेफ्ट टेल। तो अभी आपको डेटा से भी मैंने समझाई थी ये तीनों चीज़ें। अगर तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कर्व ऐसी बनती है, उसका ग्राफ ऐसा बनता है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लेफ्ट टेल इज लॉन्गर देन राइट टेल तो इसको बोलते हैं, जाहिर है अब सिमेट्रिक नहीं होगी तो स्क्यूड होगी, और कैसी स्क्यूड होगी, नेगेटिवली स्क्यूड होगी। और अगर राइट टेल इज लॉन्गर देन लेफ्ट टेल तो ये होगी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तीन बातें हो गई। पहली बात कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों टेल्स एक जैसी हैं, हिस्टोग्राम बिल्कुल सिमेट्रिकल बन रही है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर लेफ्ट टेल जो है वो लंबी है राइट टेल से तो इसको नेगेटिवली स्क्यूड है, तो किस तरफ स्क्यूड है, लेफ्ट की तरफ स्क्यूड है, और ये राइट की तरफ स्क्यूड है। तो ये होगी स्क्यूनेस और इसकी टाइप्स। अब चलते हैं कि इस स्क्यूनेस को मेजर कैसे किया जाए, डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस को डिफाइन करते हैं जी। तो पहली और सिंपलेस्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पियर्सन ने डिफाइन किया था कि अगर आप मीन में से मॉड माइनस कर दें, अब ये मीन मीडियन मॉड के लेक्चर्स हो चुके हैं, आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है। तो आपने डेटा सेट का मीन निकाला, मॉड निकाला, मीन में से मॉड माइनस किया, स्टैंडर्ड डिविएशन पर डिवाइड कर लिया। या अगर आप मॉड से जान छुड़ाना चाहते हैं, मॉड को इग्नोर करके आप मीडियन को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसी को यूँ, ये रिलेशनशिप है मीन मीडियन और मॉड का, उससे ये कन्वर्ट होकर फार्मूला ये बन जाता है। तो एस के या कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, और स्टैंडर्ड डिविएशन उसी तरह से रहेगी। अच्छा, कंप्यूट करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मेजर्स आपके पास आई हों तो आप जस्ट फार्मूला में पुट करें, और जब पुट कर लें तो मुश्किल काम होता है बाद का कि आप जो वैल्यू आ जाएगी उसको इंटरप्रेट किस तरीके से करेंगे। तो जो रेंज है एस के की वो है -3 और +3 के दरमियान में, तो मतलब -3 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती इसकी और +3 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती।
-3 से अच्छा 0 आ जाए तो आप कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने दो प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी कि पहली प्रॉपर्टी थी कि ये इसेंशियली 0 होनी चाहिए जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो। तो एस के 0 हो जाएगा इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, और जब डिपार्चर होगा सिमेट्री से तो दोनों तरफ हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। तो अगर ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेगेटिवली स्क्यूड है। अभी हम कर चुके हैं इस चीज़ को, ग्राफिकली समझ चुके हैं, तो अब न्यूमेरिकली समझ रहे हैं। और अगर पॉजिटिव साइड पे आता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। जितना -3 के दरमियान में होगा उतनी स्क्यूनेस ज़्यादा होगी, उसको हाईली नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जितनी +3 के दरमियान में होगी, जितनी +3 के करीब होगी उसको हम कहेंगे हाईली पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और 0 के करीब होगी, एग्जैक्टली 0 हो तो सिमेट्रिक है, और अगर 0 के करीब है, 0.5 है, -0.5 है, 0 के करीब है, तो हम उसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं होगी, फिर वो अप्रॉक्सीमेटली होगी। लेकिन जितना ये +3 और -3 की तरफ जाएगी, इसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली या पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सिंपलेस्ट मेजर है इसकी स्क्यूनेस की। नेक्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, ये आर्थर लाइन बाउले 1869 से 1957 के बीच में इसका ड्यूरेशन है। तो इसने डिफाइन किया था कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है बेस्ड ऑन मीन, मीडियन एंड मॉड, उसकी बजाय क्वार्टाइल्स की बेस पे होना चाहिए। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स भी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। तो फॉर्मूला इसका है कि फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल का सम निकालें, 2 टाइम्स सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन, उस 2 टाइम्स मीडियन माइनस कर लें, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लें, तो आपका जो कोफिशिएंट होगा उसको फिर आप देखेंगे इस रेंज में। जो पहले वाला था उसकी रेंज थी -3 से +3, और प्रॉपर्टी उसकी भी यही थी कि 0 पर वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देता है, या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वैल्यू 0 देता है। इसकी भी प्रॉपर्टी ये है कि ये जब 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो तो SK की वैल्यू 0 आएगी इसकी। और वही बात कि नेगेटिव साइड पे होगी तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव साइड पे होगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना 1 के करीब होगी, अब इसकी रेंज है -1 से +1, जितना 1 के करीब होगी उतना हाईली पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, जितना -1 के करीब होगी उतना हाईली नेगेटिवली स्क्यूड होगी। तो ये तो हो गया सेकंड बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स। वापस आ जाते हैं उसी मोमेंट्स वाले सिनेरियो में जिसमें हमने मोमेंट की रेशोज निकाली थी। अब इसके साथ इसका रिलेशन बनाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स इज डिफाइंड एज SK। शो इसको SK से ही करेंगे। μ3 थर्ड मोमेंट डिवाइडेड बाय सिग्मा क्यूब, अगर पॉपुलेशन है, और अगर सैंपल है तो M3 थर्ड मोमेंट डिवाइडेड बाय S स्टैंडर्ड डिविएशन का क्यूब है। इसको α3 से भी शो किया जाता है, और ये जो β1 है या B1 है इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट वो कैसे बनता है, आपको मालूम है कि M2 जो होता है वो S² के बराबर होता है, वेरिएंस होती है। सेकंड मोमेंट क्या होती है, वेरिएंस होती है। तो अगर हम इसको B1 को लें तो M3² डिवाइडेड बाय M2 सेकंड मोमेंट, चूंकि वेरिएंस है S² सैंपल के केस में, और इसका क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं M3²। S² का क्यूब हो या S³ का स्क्वायर हो एक ही बात है, दोनों सूरतों में 6 ही आता है पावर में। ये इसलिए किया है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास B1 का स्क्वायर रूट या पॉपुलेशन केस में β1 का स्क्वायर रूट होगा। ये स्क्वायर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। M3 बाय
एस क्यूब आएगा, m3/s³। और अगर आप बीटा 1 के लिए पॉपुलेशन के लिए लें तो μ3 डिवाइडेड बाय सिग्मा क्यूब आएगा। तो ये है यूटिलाइजेशन इस मोमेंट रेशो की। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखें तो अक्सर स्टैटिस्टिशियंस इसको अल्फा 3 से शो करते हैं, सिंबल है इसका। और अगर आप इस फॉर्म में बीटा 1 की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका स्क्वायर रूट डाल के लिखना पड़ेगा आपको, या आप सिंपली एस के से भी शो कर सकते हैं। तो मोमेंट्स निकाल ली आपने, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ आप लोगों को कि मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर ये रेशो निकाल ली। ये जो रेशो है इसकी रेंज भी पहले जो था पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसकी रेंज थी -3 से +3, फिर बाउले आया उसकी -1 से +1 है। अब ये जो मोमेंट्स वाला है इसकी रेंज है -2 से +2 के बीच में। तो इसको आप इंटरप्रेट भी इसी तरह से करेंगे कि अगर ये 0 है डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, या वाइस वर्सा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो एस के 0 होगा। पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, +2 वाली साइड पे आ रहा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, -2 वाली साइड पे आ रहा है तो नेगेटिवली स्क्यूड। जितना +2 -2 के करीब होगा उतनी स्क्यूनेस ज़्यादा होगी। तो ये है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस तीनों के लिए जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी कि एक तो ये कि वो 0 हो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो, और दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन की थी कि यूनिट लेस क्वांटिटी हो, प्योर नंबर हो। इसको दो डेटा सेट्स के लिए आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकें। तो ये तीनों कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हैं। तीनों में जो जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं, जैसे फर्स्ट पियर्सन वाले में आ रही है मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो आप निकालना सीख चुके हैं। जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, न्यूमेरिकली आपने खुद करना है। और फिर बाउले वाले में भी आप क्वार्टाइल्स निकालना सीख चुके हैं। क्वार्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं तो बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल लें। और अगर आप मोमेंट्स पिछले लेक्चर से सीख चुके हैं तो आप कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो आखिरी टॉपिक है हमारा कर्टोसिस। व्हाट इज कर्टोसिस? कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था कर्टोसिस को। ही डिफाइंड कर्टोसिस एज द डिग्री ऑफ पीक्डनेस ऑफ अ यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कर्टोसिस। डिग्री ऑफ पीक्डनेस, जो पीक होती है। अभी हमने जो स्क्यूनेस पढ़ा था उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन की ये शेप्स कंसिडर की थी कि या यूं हो, या एक टेल लंबी हो, या ये टेल लंबी हो, ये किया था। तो इसको हमने कहा था कि अगर ये दोनों टेल्स एक जैसी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की जो ग्राफ बन रहा है वो बिल्कुल इस तरह का बन रहा है, तो हम बेल शेप बन रहा है तो हम उसको सिमेट्रिक ग्राफ बोलते हैं। नहीं है तो स्क्यूनेस होगी, और अगर राइट टेल लंबी है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, और लेफ्ट टेल लंबी है तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। लेकिन अब पीकनेस में क्या होता है? सपोज आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक ही आ रही है, आप ग्राफ को देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें अगर आप गौर करें तो सेंट्रल लाइन, जिसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, उसके दोनों तरफ ये अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी शेप है। अगर आप इस शेप को देखें तो ये भी वैसी है, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ शेप एक जैसी है। और अगर आप तीसरी शेप देखें, ये वाली, तो ये भी सिमेट्रिक है। अब ये तीनों कर्व्स सिमेट्रिक कर्व्स हैं, इसका मतलब स्क्यूनेस नहीं है इन तीनों में, लेकिन फिर भी शेप डिफरेंट है। अब शेप डिफरेंट क्यों है? वो इस पीक की वजह से है, हम्प की वजह से। यहाँ एक यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है कि ये मॉड जो होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को बोलते हैं। तो यूनिमॉडल है तो एक ही मॉड है। अगर दो मॉड्स हों तो डिस्ट्रीब्यूशन के दो हम्प्स होते हैं यूं। तो हम जो कर्टोसिस है वो यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही डिफाइन करते हैं। और अब ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से डिफरेंट है अपनी पीक की वजह से, पीकनेस आ गई। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है या बहुत ज़्यादा पीक नहीं है, नॉर्मल सी है, इसको हम बोलते हैं
मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फ्लैट है, मीजोकर्टिक मतलब ये जो स्टैंडर्ड है या जो नॉर्मल है उससे लो है, फ्लैट है, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इस स्टैंडर्ड से पीक हाई है, और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वैल्यूज़ मीन के, एवरेज के करीब करीब हैं, तो इस केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कर्टोसिस डिफाइन किया जाता है कि ये जो पीकनेस है डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी पीक नॉर्मल है, बहुत हाई या लो नहीं है तो मीजोकर्टिक, फ्लैट है तो प्लेटिकर्टिक, और लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तो होगी डेफिनेशन कर्टोसिस की। अब कर्टोसिस को मेजर कैसे किया जाए, इसको बोलते हैं मेजर ऑफ कर्टोसिस। तो मेजर ऑफ कर्टोसिस है बीटा 2, ये वाला बीटा 2 जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं मोमेंट रेशोज में। बीटा 2 से मेजर करते हैं हम कर्टोसिस को, और कैसे मेजर करते हैं ये आपको पता है कि μ4 फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट का स्क्वायर होता है। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं या इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 3 आ जाए, यहाँ पे वो 0 वाला स्टैंडर्ड नहीं है जो स्क्यूनेस में था, यहाँ पे स्टैंडर्ड है 3, कि इस डिस्ट्रीब्यूशन मीजोकर्टिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीटा 2 की वैल्यू इसेंशियली 3 आती है। अगर ये 3 से बड़ा आ जाए बीटा 2, और अगर सैंपल का केस है तो ऑब्वियसली आप बीटा 2 की बजाय B2 को यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने बीटा 2 से डिफाइन कर लिया है, अगर सैंपल डेटा हो तो आप बेशक इसको चेंज कर लें, म्यू की बजाय M यूज़ कर लें तो सैंपल के लिए डिफाइन हो जाएगा। अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा 2 लेस देन 3 आ जाए तो लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर भी हमने जो मेजर ऑफ कर्टोसिस है डिफाइन किया है वो बेस्ड ऑन मोमेंट्स है, जिसमें हमें इन 2 मोमेंट्स को यूज़ करना होता है। तो ये है यूटिलाइजेशन मोमेंट्स की और मोमेंट रेशोज़ की, कि हम मोमेंट्स और मोमेंट रेशोज़ को कहाँ यूज़ करते हैं।